पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इस बात को डिस्कस किए थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप को डिस्कस करेंगे जिसमें सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन दोनों का कंसेप्ट मिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले हम एक बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि चूंकि ये लेवल 1 का पढ़ाई हो रहा है, मतलब नीट और जेईई मेन के बच्चों के लिए हो रहा है, इस कारण से इसमें हम बहुत ज्यादा डीप जाने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा पेन चला करके कैलकुलेशन किया जाए इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे उस प्रोसेस के बारे में और उसमें न्यूमेरिकल विद इन 1 मिनट कैसे सोल्व हो जाए वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का टाइप होता है कि एक साइकिलिस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर साइकिल चला रहा है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो उस ढंग के क्वेश्चन में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको समझ लेना है जी कि जब साइकिलिस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर साइकिल चलाएगा सर्कुलर पाथ पर तो क्या कहानी होता है। ठीक है, तो बात समझिएगा छोटू। अगर साइकिलिस्ट सर्किल में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पर हर हालत में कोई ना कोई नेट फोर्स तो लग रहा है, क्योंकि हम ये आपको पहला ही क्लास में क्लियर किए थे कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स लग रहा है। ये तो हम आपको बताए थे। तो बात समझिएगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर साइकिलिस्ट चलेगा तो पहले ये देखिए कि इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा। तो एक mg लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। साइकिलिस्ट ऐसे चल रहा है तो सर्कुलर प्लेन ये हो गया, तो यहाँ पर अगर साइकिलिस्ट है इस पर mg नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो वो तो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो वो दोनों बैलेंस कर जाएगा। और आपको ये पता है कि अगर साइकिलिस्ट सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर के तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ये तो नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर और कौन फोर्स बच गया जो उस पर लग सकता है। तो mg लग ही गया, नॉर्मल लग गया, अब एक ही फोर्स बचता है, कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स हर हालत में उस बॉडी पर सेंटर के तरफ, सर्किल के सेंटर के तरफ है जो कि लग रहा है। यहाँ पर यह माना गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है वो घूम रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो केवल सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। अब ये कहानी है कि आखिर फ्रिक्शन क्यों लगेगा सेंटर के तरफ। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज होता क्या है ना कि अगर साइकिलिस्ट अपना साइकिल ऐसे किए हुए रहेगा सीधे सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं चल पाएगा। रीजन, अगर ये ऐसे रहेगा तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा तो बैलेंस करेगा, सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो आप ये अगर साइकिल चलाइएगा तब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और नॉर्मली हम यहाँ बता भी दे रहे हैं कि होता क्या है कि कभी भी सर्किल में किसी को घूमना होता है ना, तो वो साइकिलिस्ट क्या करता है कि थोड़ा सा साइकिल को घुमाता है सर्किल के सेंटर के तरफ। तो जैसे ही वो टिल्ट करेगा सर्किल के सेंटर के तरफ साइकिल को, तो इसका स्लीपिंग टेंडेंसी ऐसे होगा बाहर साइड में, तो स्लीपिंग टेंडेंसी बाहर साइड में होगा, इस कारण से स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा सेंटर के तरफ, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन सेंटर के तरफ लगेगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर यही किया गया है। ये सरफेस आपको ऐसा दिख रहा होगा, एक्चुअली में ये सर्कुलर पाथ ऐसा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ ऐसा है तो mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और ये साइकिलिस्ट ऐसा नहीं है, वो सर्किल के तरफ थोड़ा सा बेंड है। तो सर्किल के तरफ जैसे ही बेंड रहेगा तो इसका स्लीपिंग टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो स्लीपिंग टेंडेंसी इधर होगा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन उधर लगेगा, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यही वाला क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, इस बात में अभी हम इस क्वेश्चन के टाइप में हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि इसका स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज होगा इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स लगा और सेंट्रीपिटल
फोर्स मिलेगा, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि साइक्लिस्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका मतलब नेट फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर के तरफ है, और यहाँ पर नेट फोर्स कौन है, फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन सेंटर के तरफ है, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किए, समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में आया तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ओवरऑल न्यूमेरिकल कैसे बनाना है ये हम आपको बता रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्या पहला चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी साइक्लिस्ट अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सर्किल में चलना चाह रहा तो हर हालत में उसको अपने आप को सर्किल के तरफ थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये बेंड करेगा तो इस पर स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर साइड में होगा। स्लिपिंग टेंडेंसी इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वो सर्किल के अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और वही है जो कि क्या करेगा, सर्किल में साइक्लिस्ट को घुमाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये दोनों बैलेंस कर जाएगा, ठीक है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है Fs वो बराबर होगा mv²/r के या m⍵²r के। तो पहला चीज आपको ये याद ही रखना कि अगर साइक्लिस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर साइकिल चला रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो बराबर होगा mv²/r के या m⍵²r के, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है कि रिजल्ट आ जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो μs * n के बराबर होता है, n के जगह पर mg, यही सब पुट किया जाता है। आपको उसका दिमाग नहीं लगाना है, 3 फॉर्मूला आपको रट जाना है। क्या कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब साइकिलिस्ट चलेगा, ठीक है, तो अगर उसका स्पीड दे करके फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है mv²/r या m⍵²r के बराबर, ठीक है। दूसरा ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितना स्पीड से साइकिलिस्ट चले ताकि क्या है कि वो गिरे नहीं, वो फिसल नहीं जाए, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है कि Vmax का वैल्यू कितना होगा √μs/g, समझ आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इतना स्पीड से जब वो चलेगा तो उस सर्कुलर पाथ में चल सकता है, उससे कम चलेगा स्पीड से तब भी सर्कुलर पाथ में वो चल सकता है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा चलेगा तो वो क्या होगा कि बाहर के साइड में फेंका जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है उसका तो एक लिमिट ना है लगने का, एक लिमिट से ज्यादा तो लग नहीं पाएगा। तो जिस समय स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, उस समय में स्पीड मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा स्पीड करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन उतना तक नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी जो है वो क्या होगा, सर्किल के बाहर साइड में फेंका जाएगा। अब यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आखिर क्यों सर्किल के बाहर साइड में फेंका रहा है, बाहर ही क्यों फेंका रहा है, लेकिन अभी लेवल 1 में हम उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं। आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है, उसी से सवाल बन जाएगा, ठीक है। पहला चीज क्या कि सर्किल में अगर चलेगा साइक्लिस्ट या कोई भी गाड़ी सर्किल में अगर चलेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो हर हालत में वो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा सर्किल के तरफ, ताकि उसका स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर रहे। तो क्या है कि फोर्स लगे जो कि सेंटर की तरफ लगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। और Fs का वैल्यू किसके बराबर होगा mv²/r या m⍵²r के। Vmax कितना होगा ताकि वो सेफ रह सके, तो √μs/g, मतलब इतना स्पीड से या इससे कम स्पीड से चलाएगा तो वो सर्किल पर चल रहेगा, अगर इससे ज्यादा स्पीड से चलाएगा तो वो सर्किल से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है, मतलब रगड़ा जाएगा साइकिल। इसीलिए बोला जाता है जी कि कभी भी आप जहां पर बेंड होना है या रोड मुड़ता है उस जगह पर जब साइकिल चलाइए तो थोड़ा स्लो ही चलाइए। रीजन, अगर इससे ज्यादा से अगर आप साइकिल चलाइएगा तो साइकिल क्या होगा कि रगड़ा करके बाहर फेंकाएगा, आपको चोट लगेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक दिया हुआ लीनिंग एंगल, अब एक बात समझना, इसको हम यहाँ पर प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। रीजन, ये वाला प्रूव कहाँ से होता है तो रोटेशन से होता है, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा बहस नहीं, आपको सीधे याद रख लेना है कि साइकिलिस्ट जो है वो नॉर्मल
नॉर्मल बोलो या वर्टिकल बोलो, उससे कितना एंगल बना करके चलेगा। तो ये याद रखना है कि थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg। समझ में आ रहा है? मतलब अगर v स्पीड से साइकिलिस्ट को चलना है r रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो उस सिचुएशन में उसको वर्टिकल से थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई rg एंगल, तो आपने आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किल के तरफ टिल्ट करना पड़ेगा, तभी वो है जो कि सर्कुलर पाथ में चल सकता है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम का बात करेगा तो v की जगह पर इसको पुट कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम स्पीड से जब वो चलेगा तो उस सिचुएशन में कितना है जो कि वर्टिकल से टिल्ट करना पड़ेगा साइक्लिस्ट को, अपने आप को, तो tan इनवर्स म्यू से जो कि क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्या है कि इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हम समझाने लगेंगे ना तो क्या होगा कि आप उलझते चल जाइएगा। ठीक है, और आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, विदिन 1 मिनट क्वेश्चन सोल्व करना था, इसलिए हम बहुत ज्यादा समझाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पढ़ा रहे हैं इसलिए एक बार बोल दे रहे हैं, अदरवाइज टू द पॉइंट ये याद रहेगा, आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब दिया हुआ है a cyclist is riding bicycle on the circular path of radius 100 meter. Okay, if coefficient of static friction between tire and road is 0.5, मतलब म्यूएस का वैल्यू दे दिया है, then find maximum safe speed of cyclist। जब तक आपको नहीं बोलेगा जी तब तक आपको ये मानना पड़ेगा कि जो रोड है ना वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। रोड जो है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, तो अगर उस ढंग का घटना रहेगा तो वो क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, यहाँ पर रोड हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है इसका बात नहीं किया है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको बोला मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगा, तो v max का वैल्यू √μs/g होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो μs पुट कर दिया, r पुट कर दिए और g का वैल्यू पुट कर दिए, तो चला है। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो हम समझाए हैं वो इतना सोच करके आप इस क्वेश्चन को बनाए हैं, नहीं, आपको ये वाला याद रहेगा। आप क्या होगा कि क्वेश्चन देगा उसमें डाटा पुट करिएगा, आंसर चला आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसी टाइप से बनाना होगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है इफ स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 15 मीटर पर सेकेंड इन अबव प्रॉब्लम then frictional force acting on the bicycle। अब ये नहीं बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड से चला, बोला है कि 15 मीटर पर सेकंड से साइक्लिस्ट चल रहा है, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बताओ। उसका भी आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि Fs का वैल्यू किसके बराबर होगा, mv² बाई r के बराबर होगा या m ओमेगा² r के बराबर होगा। तो चूंकि ये स्पीड दिया है इस कारण से हम लोग Fs इक्वल टू mv² बाई r यूज करेंगे, पुट किए तो चला है। हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना तुमको समझाएं स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगा, इस कारण से स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ये सब कांसेप्ट है, लेकिन क्या जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो सब सोचने का जरूरत है, नहीं सोचने का जरूरत है। इसीलिए हम उसको समझाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं, अगर कहोगे तो हम 1 घंटा इस पर समझा सकते हैं, लेकिन उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड किस में है कि आपका न्यूमेरिकल विदिन 1 मिनट बन जाए। अब हम लोग बैंकिंग ऑफ ए रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि बैंकिंग ऑफ ए रोड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि रोड जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना करके रोड को इंक्लाइन कर दीजिएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ओवरऑल बात क्या हुआ कि जैसे ही बोले बैंकिंग ऑफ रोड तो आपको समझ जाना है कि उस जगह पर रोड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो कुछ क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। बात समझ में आ गया, जहां इंक्लाइनेशन एंगल थीटा होगा। क्लियर। अब ये बात हुआ कि आखिर क्यों बैंकिंग ऑफ ए रोड का जरूरत पड़ता है, हमने रोड को इंक्लाइन करने का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, तो बात समझिएगा, किसी जगह पर टर्निंग है, ठीक है, तो जहां पर टर्निंग है इसका मतलब क्या होगा कि जो भी साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट वहां से गुजरेगा तो वो सर्कुलर पाथ में चलेगा,
ठीक है, तो बात समझिएगा छोटू, जब रोड हॉरिजेंटल है, आप कोई सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसमें बॉडी पर mg नीचे लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, जो अभी हम पढ़ाए थे आपको कि mg नीचे लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, साइक्लिस्ट इंक्लाइन होता है, रोड नहीं इंक्लाइन है, रोड तो हॉरिजॉन्टल है। तो क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सर्किल में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ता है, और उसमें नॉर्मल और mg जो है वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जब रोड हॉरिजॉन्टल है। तो एक बार फिर से, जब रोड हॉरिजॉन्टल रहता है तो mg नीचे लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है, फ्रिक्शन इधर लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल और mg सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई योगदान नहीं दे रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी रहेगा तो उसके लिए केवल फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और चूंकि फ्रिक्शन का एक लिमिट है, इस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से बेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब वहां पर रगड़ा जाने का या क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो क्या किया गया कि रोड को क्या किया गया ना कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से बेंड कर दिया गया, बेंड ने इंक्लाइन कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि अब देखोगे तो इस पर mg नीचे लगेगा, ठीक है, और सर्कुलर प्लेन ऐसे सर्किल में ऐसे चल रहा है, ठीक है, साइक्लिस्ट जो है वो सर्किल में ऐसे चल रहा है, तो mg लगेगा नीचे, तो उसका तो कोई रोल फिर से नहीं होगा सेंट्रीपिटल में। लेकिन नॉर्मल देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट तो सर्किल के प्लेन में होगा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट सर्किल के प्लेन में होगा सेंटर के तरफ। इसका मतलब नॉर्मल भी सेंट्रीपिटल फोर्स में योगदान देने लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा उसमें क्या है कि नॉर्मल अपना योगदान दिया। मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर पाथ में बरकरार रखने में नॉर्मल सपोर्ट किया, ठीक है। बात समझ में आया तो ठीक, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस सीधे वो पॉइंट याद कर लीजिएगा कि बैंकिंग ऑफ रोड कर देने से नॉर्मल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में सपोर्ट कर देता है। इस कारण से क्या है कि थोड़ा ज्यादा स्पीड से भी जब कोई साइकिलिस्ट है जो कि वहां पर चलेगा ना या मोटरसाइकिलिस्ट चलेगा तो एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। ये चीज तुम याद रखना, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, आर रेडियस पर है, जो कि कोई साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट चल रहा है, ठीक है। तो बताइए कि क्या सेफ स्पीड रहेगा, मतलब कितना स्पीड से चले ताकि साइकिलिस्ट सेफ हो। जैसे इसके पहले पढ़े ना कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो v मैक्सिमम क्या है सेफ रहने का, तो √μ/r, जो उससे ज्यादा से करिएगा तो आप फेंका जाइएगा सर्किल में बाहर की तरफ, ये बताया गया था ना जी। तो उसी ढंग से जब इंक्लाइन कर दिया जाएगा तो कितना मैक्सिमम स्पीड से चले कि क्या हो कि साइकिलिस्ट सेफ हो। बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे रट जाना है। इसमें भी मैक्स वाला तो बताने के बाद आया, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज और पढ़ना है, वो भी हो सकता है कि आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइन रहेगा एक रोड, और इस रोड और साइकिलिस्ट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, μs होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना स्पीड से आप चला सकते हैं, मिनिमम इतना स्पीड से आप चला सकते हैं। बोला क्या जा रहा है कि मैक्सिमम इतना स्पीड से तुम चलाओगे ना तो स्लाइडिंग नहीं होगा, इससे ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो तुम ऊपर फेंका जाओगे। और क्या बोला कि मिनिमम इतना स्पीड से चलाओगे तो स्लाइडिंग नहीं होगा, इससे कम से चलाओगे तो तुम नीचे आ जाओगे। समझना, दोनों में खतरा है। भी मैक्स से ज्यादा से चलाओगे तो ऊपर फेंका जाओगे, अब भी मिनिमम से कम से चलाओगे तो नीचे है जो कि स्लाइड हो जाओगे। इसका क्या मतलब हो गया कि सेफ जोन जो है स्पीड का वो क्या होगा, तो भी मैक्सिमम
के बराबर या इससे कम से चलाइए और भी मिनिमम के बराबर या इससे ज्यादा से चलाइएगा तो आप क्या रहिएगा, यहाँ पर सेफ रहिएगा। ठीक, ओके। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे याद रख लेना है कि Vmax का वैल्यू कितना होगा, √RG tan थीटा प्लस μs by 1 माइनस μs tan थीटा। अब V मिनिमम कितना होगा, तो खाली याद रखना छोटू कि जब मैक्सिमम है तो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, तो जब मिनिमम होगा तो ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचे में प्लस हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वो प्लस माइनस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होने का कारण आ रहा है, वो सब सोचना नहीं है आपको, आपको सीधे रट जाना है कि Vmax का वैल्यू हो जाएगा √RG tan थीटा प्लस μs by 1 माइनस μs tan थीटा, और मिनिमम का बात करेगा तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस करेंगे तो चल आएगा। सेफ कंडीशन क्या होगा, तो इससे ज्यादा या बराबर से चले या इससे कम से चले या मैक्सिमम उसके बराबर से चल सकता है, तो इस दोनों के बीच में चलेगा तो सेफ जर्नी माना जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा केवल याद रखना कि भी मैक्सिमम से ज्यादा से अगर चलाएगा तो ऊपर फेंकाएगा, अब भी मिनिमम से कम से चलाएगा तो नीचे स्लाइड करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कोई रोड जो है ना उसमें फ्रिक्शन नहीं है, खाली बैंड कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन में कितना स्पीड से चलेगा, तो ये वाला बात हम आपको पहले भी फ्रिक्शन में भी बता चुके हैं कि कोई भी फॉर्मूला जो आप फ्रिक्शन के लिए पढ़े हैं और उसमें फ्रिक्शन लेस बोल दे तो उसमें क्या होता है कि म्यूएस के जगह पर 0 मार देते हैं, म्यूके के जगह पर 0 मार देते हैं तो चल आएगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि रोड जो है वो इनक्लाइंड है और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वाला होगा फॉर्मूला। अगर जो ये वाला रोड जो है वो इंक्लाइंड तो रहेगा लेकिन फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, इसी में क्या होगा कि म्यूएस के जगह पर 0 पुट कर देगा, 0 पुट कर देगा तो ये चल आएगा। एक चीज यहाँ समझने जैसा है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब एकमात्र यही स्पीड है जिससे आप चलिएगा तो क्या रहिएगा, सेफ रहिएगा। इससे ज्यादा से करिएगा तो ऊपर फेंकाइएगा, इससे कम से करिएगा तो नीचे है जो कि स्लाइड कर जाइएगा। तो जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो इंक्लाइन प्लेन पर भी एक ही वेलोसिटी रहेगा, एक ही स्पीड रहेगा जिस पर कि क्या है कि आप सेफ रह सकते हैं। इससे कम ज्यादा जैसे करिएगा तो स्लाइड कर जाइएगा। लेकिन फ्रिक्शन रहने का बेनिफिट क्या है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में कहीं से भी आप चलाइएगा ना स्पीड से तो क्या है कि आप सेफ रहिएगा। उसके पीछे रीजन होता है कि स्लाइडिंग जिधर होने लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स लग कर करके उसको स्लाइड होने से बचा देता है। बहुत सारा कहानी है लेकिन हम पूरे कंसेप्ट को बताने में, कहानी को बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशली नीट और जेईई मेन के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेवल 1 के लिए पढ़ाया जा रहा है। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो सीधे रट जाना है कि फ्रिक्शन और इंक्लाइंड वाला बात करेगा तो Vmax, Vmin इसके बीच में आप कुछ भी चला सकते हैं, और अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो इसमें म्यूएस का वैल्यू 0 पुट करके ये ला लीजिएगा, या डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि Vmax का V का वैल्यू जो है वो √RG tan थीटा। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का कोई कहानी नहीं है, एकमात्र उसी स्पीड से चलाइएगा तो क्या है कि आप सेफ रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ बैंक रोड कितना है, 7 मीटर है। बैंकिंग एंगल कितना है, 37 डिग्री। बैंकिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है। अब म्यूएस का वैल्यू दे दिया है तो कह रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ स्पीड फॉर सेफ जर्नी, माने कितना रेंज रहेगा स्पीड का, मतलब कहां से कहां के बीच में रहेगा स्पीड ताकि वो स्लाइड नहीं करे। तो इसमें क्या करेंगे कि एक बार Vmax वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे और एक बार Vmin वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। तो Vmin आ गया 4.34 मीटर पर सेकेंड और Vmax आ गया 10.7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 4.34 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा और 10.7 मीटर पर सेकेंड से कम कोई भी स्पीड से चलाएगा तो क्या होगा कि साइकिलिस्ट स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर जो 10.7 मीटर से ज्यादा से चलाएगा तो साइकिलिस्ट ऊपर रगड़ा के चला जाएगा। ठीक है, माने घसटा जाएगा। और अगर जो 4.3 मीटर पर सेकेंड से कम से चलाएगा इस डाटा में तो क्या होगा कि वो नीचे स्लाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो सेफ जर्नी क्या हो गया, तो इसके बीच में क्या है कि सेफ जर्नी हो गया। बात समझ में आ रहा होगा। और ये तो ऐसे ही बता दिया गया है कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, बात समझना जो हम बोलने जा रहे हैं, इसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सुन लो, लेवल 1 में नहीं बोलना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो साइकिलिस्ट कितना स्पीड से चलता, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तब आ जाएगा 7.24 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो जब रोड इंक्लाइन रहेगा इतना एंगल से, तो उस सिचुएशन में अगर साइकिलिस्ट इतना स्पीड से चलेगा तो उस पर रहेगा, उससे ज्यादा से करता तो ऊपर स्लाइड कर जाता, उससे कम से करता तो नीचे स्लाइड कर जाता। ठीक है, तो यहाँ एक बात बताया गया है, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। बिना फ्रिक्शन के 7.24 मीटर पर सेकेंड से इस पर चलता तो चल सकता था। ठीक है, अब समझना, अगर जो 1 मीटर पर सेकेंड से चाहेगा चलना, तो 1 मीटर पर सेकेंड चलना चाहेगा तो वो उसका स्लीपिंग टेंडेंसी उधर होगा। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो अगर स्लीपिंग टेंडेंसी उधर होगा तो फ्रिक्शन इधर लग करके क्या करता है ना, कि उसको स्लाइड होने से बचाता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब फ्रिक्शन है तब तुम देख रहे होगे कि मैक्सिमम इतना तक चला सकता है, अब फ्रिक्शन नहीं है तो इतना तक चला सकता है। ये क्या बता रहा है कि इससे ज्यादा चलाओगे तो तुम्हारा स्लीपिंग टेंडेंसी उधर होगा, लेकिन फ्रिक्शन है जो कि इस डायरेक्शन में लग कर करके क्या करेगा कि तुमको स्लाइड होने नहीं देगा। ठीक है, अगर इससे कम स्पीड से चलाएगा तो फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो नीचे स्लाइड कर जाता, लेकिन फ्रिक्शन है तो क्या बोल रहा है कि तुम इतना तक कम कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि 6 मीटर पर सेकंड से कोई चलाना चाहेगा, तो इसके हिसाब से क्या है कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो 6 मीटर पर सेकंड में तो उसको नीचे स्लाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या बता रहा है कि 4.34 मीटर पर सेकंड तक तुम मिनिमम कर सकते हो। तो उसमें होता क्या है ना कि इससे कम से अगर चलाना चाहोगे तो तुम्हारा स्लीपिंग टेंडेंसी इधर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो उधर लग करके तुमको स्लिप होने से बचाएगा। अब फ्रिक्शन नहीं है तो तुम क्या होगा कि इससे कम से करोगे तो तुरंत इधर आ जाओगे, ज्यादा से करोगे तुरंत उधर चल जाओगे। पता नहीं बात आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है कि अभी नीट जेईई मेन में आएगा, पूछेगा टाइटी पूछेगा। अभी तत्काल आपको केवल ये आया है कि भी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा इंक्लाइन प्लेन में जब फ्रिक्शन रहेगा, तो इस पर भी मिनिमम भी पूछ सकता है, रेंज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम सब कुछ बता दिए। अच्छा जी, ये एक चीज ध्यान रखिएगा छोटू, हो सकता है कि ऐसा करे ना कोई इंक्लाइनेशन एंगल नहीं देगा, सीधे क्या बोल देगा कि रोड जो है उसको क्या किया गया है कि इतना हाइट से बाहर से उठा दिया है, तो हाइट बाहर में उठा दिया, इसका मतलब डाटा h का दे दिया। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि रोड का चौड़ाई l है, क्या बोल दिया, रोड का चौड़ाई कितना है, l है। तो आप थीटा निकाल सकते हैं, रीजन समझिएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा h/x। ठीक है, और अगर ये एंगल छोटा है तो x और l लगभग सेम हो जाएगा। देखो l क्या है तो रोड का चौड़ाई है। ठीक है, तो ऐसा दे सकता है कि कोई रोड है जो 25 मीटर चौड़ा है और उसमें देखा गया कि अंदर और बाहर के हाइट में 2 मीटर का गैप है। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट हो गया 2 मीटर और चौड़ाई हो गया 25 मीटर, तो इससे क्या होगा कि ये वाला एंगल निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एंगल अगर दे देगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन अगर नहीं दिया रेयरेस्ट केस में सीधे रोड का चौड़ाई अंदर और बाहर वाले हाइट के बीच में गैप दे देगा, तो ये h हो जाएगा, ये वाला l हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि tan थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ये रट जाना है, ये रट जाना है, सेफ रहेगा वो तो पता है। जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा, रट जाना है। ठीक है, और बस यही बताया गया कि अगर थीटा नहीं देगा तो ये वाला देगा, रोड का चौड़ाई देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप निकाल ले सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू h/x होगा, और अगर थीटा कम रहेगा तो x और l जो रोड का चौड़ाई बराबर होगा, तो h/l कर दीजिएगा, चल आएगा। हमको नहीं लग रहा है कि
कोई दिक्कत तो होना चाहिए। अब बाकी अभी तक केवल यही पूछा है, इसमें कुछ कुछ चीजें और पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोनिकल पेंडुलम। तो पहले इसको समझ लो कि कोनिकल पेंडुलम है क्या, ठीक है। तो समझना, अगर स्ट्रिंग से कोई बॉब लटका हुआ है तो इसको आप इधर करिएगा, छोड़ दीजिएगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, तो ये होता है जो कि सिंपल पेंडुलम कहलाता है। कोनिकल पेंडुलम क्या है कि ये स्ट्रिंग है, यहाँ एक बॉल लटका दिया, तो इसको क्या करिए ना कि वर्टिकल से कुछ एंगल तक पहले टिल्ट करिए स्ट्रिंग को, ठीक है, और ऐसे स्पीड दे दीजिए तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में होता है और स्ट्रिंग ऐसे ऐसे घूमता है, तो स्ट्रिंग में ऐसा लगता है कि वो कोन बना दिया यहाँ पर, इस कारण से इसका नाम पड़ा कोनिकल पेंडुलम। ज्यादा सा बहस हमको है नहीं, बस ओवरऑल यहाँ पर ये जानना है कि जब आप ऐसे थ्रो कर दीजिएगा तो ये बॉब जो है ऐसे ऐसे चल रहा है, माने इस सर्कुलर प्लेन में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो दिखाए हुए रहेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि ये वाला जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, तो इस पर जितना भी फोर्स लगेगा सबको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन का परपेंडिकुलर तोड़ेंगे, जो नॉर्मल मेथड होता है। तो परपेंडिकुलर वाला बैलेंस कर जाएगा और जो सेंटर की तरफ रहेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, वो इक्वेशन लिखेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि इस पर एक फोर्स लगेगा एम जी, यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ है तो वो खींचेगा इसको, टेंशन, तो ये फोर्स लगेगा, एक एम जी लगेगा, और रस्सी से बंधा हुआ है इधर टेंशन लगेगा। तो ये वाला जो है वो तो सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर में है ही है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना। ये वाला जो है वो सर्कुलर प्लेन में भी नहीं है और ना तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट इधर तोड़ देंगे, एक कंपोनेंट इधर तोड़ देंगे, तो ये थीटा है तो यहाँ थीटा ही होगा, तो इधर टी कोस थीटा होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा टी साइन थीटा होगा। तो अब इस पर कितना फोर्स लगा हुआ दिख रहा है, एक एम जी, एक टी साइन थीटा और टी कोस थीटा, सब सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर अब उसके अलोंग हो गया, तो परपेंडिकुलर का बैलेंस करेगा, तो टी कोस थीटा हो गया एम जी की। ये बात तो समझ में आ रहा है, नॉर्मल चीज है, ये थ्योरी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन आंख से गुजारा इसलिए जाता है कि जब देखे हुए रहेगा ना बच्चा, एक आगो रिजल्ट याद रहेगा ना तो चुटकी में सवाल बना लेगा, अब वैसे आएगा तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थ्योरी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको कि बताया जा रहा है कि देखे हुए रहिएगा तो आसानी से बनेगा। तो समझ ही गए होंगे कि प्लेन के परपेंडिकुलर वाला है वो बैलेंस करेगा तो ये इक्वेशन आएगा, और जो सेंटर के तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, तो बराबर होगा mv²/r या m⍵²r के। बात समझ में आ रहा होगा। अब इसका रेशियो लीजिएगा तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा v²/rg। इसको याद रखना, मतलब कोनिकल पेंडुलम में अगर स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो उस सिचुएशन में ये रिजल्ट याद रखना है कि tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो v², जिस स्पीड से चल रहा होगा, v²/rg, जहां r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। कोई जरूरी नहीं कि r देगा ही, हो सकता है कि ये l दे देगा, तो l है ये थीटा है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि r का वैल्यू जो है वो l sin थीटा के बराबर है, ठीक है। इसी सब के लिए हम बताया गया कि बाचला इक्वेशन लिख दिए और क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा है, करे यार आर का तो डाटा दिया ही नहीं, तो ये समझना है कि ये एल है ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी क्या है कि तो सर्किल में चल रहा है तो v का वैल्यू तो ओमेगा r होगा ही, तो बताने का जरूरत नहीं हो तो लिख दिया गया, ठीक है। तो इसी ढंग से सवाल डील किया था। अगर जो आपको विदिन 1 मिनट सवाल बनाना है तो आपको डाटा याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा का वैल्यू v²/rg होता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर टेंशन छोड़ करके कुछ भी बात करेगा तो यही वाला लगा देना है, टेंशन का बात करेगा तो यहाँ से डील होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दिमाग नहीं लगाना, जिस बच्चा को याद रहेगा ना किधर टी है तो टी cos का टी sin थीटा, तो cos थीटा इसको बैलेंस किया, ये वाला इक्वेशन लिखा, तो ये तुरंत सोचा जा सकता है अगर पहले से देखा हुआ है तो। ये वाला तो याद ही रखिएगा कि tan थीटा v²/rg होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन कोनिकल पेंडुलम स्पीड ऑफ बॉल इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्रिंग मेक्स 45 डिग्री विथ वर्टिकल, ओके, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो टेंशन का बात नहीं किया, जब तक टेंशन का बात नहीं करेगा तुम समझ जाना कि कोनिकल पेंडुलम में इससे सवाल बन जाएगा। तो tan थीटा 45 डिग्री
वर्टिकल से एंगल बना रहा है, तो tan थीटा बराबर होगा v²/r/g, यहाँ से डील कर लेगा तो चला है। इस सवाल में ये भी पूछ सकता था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, तब भी यही लगाता tan थीटा = v²/r/g, तो r का वैल्यू निकल जाता, और आपको पता है कि r का वैल्यू हो जाता है l sin थीटा, तो r आपको मालूम है, sin थीटा मालूम है, तो यहाँ से l भी निकल सकता था। ठीक है, अब आपको बोल क्या रहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग बताइए, तो टेंशन में या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा। ठीक है, कोई ना कोई एगो है जो कि बना देगा, तो चूंकि मास का डाटा दिया हुआ है हम इसको यूज कर दिए हैं, t cos थीटा ये बराबर होगा m × g, तो करिएगा तो चल आएगा। ठीक है, या जब आप r निकाल लिए हैं तो इसको भी यूज कर सकते थे, t sin 45 डिग्री, मास भी दिया हुआ है, v भी दिया है, r निकाल के लिए था, r को पुट करिएगा चल आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ना वो थ्योरी है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझिए रहे हैं क्यों गुजारा जा रहा है, ताकि आप देखिए रहे तो जल्दी बन जाएगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा छोटू। ठीक है, और ये दोनों तो डायग्राम में आप सोच करके भी कर ले सकते हैं। और बार बार हम बोल दे रहे हैं जी कि r का कोई जरूरी नहीं कि डाटा दे, l और थीटा रहेगा तो निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ थीटा वर्टिकल से, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और टाइम पीरियड तो होता है 2π/ω या 2πr/v, तो 2πr भी निकल ही गया है, v दिए हुए कर लीजिएगा तो चल आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, केवल आंख से गुजारा गया है। अब कुछ रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है, एक बार फिर से कुछ रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना आया है सूडो फोर्स से, जो न्यूटन्स लॉ में भी बताया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है। रिजल्ट क्या याद रखना है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम जो है वो ऐसे लटका हुआ रहेगा, सस्पेंशन पॉइंट से वर्टिकली नीचे लटका हुआ रहेगा। तो बोल रहा है कि अगर सस्पेंशन पॉइंट एसिलरेट करेगा ए से, सस्पेंशन पॉइंट एसिलरेट कितना से करेगा ए से, तो स्ट्रिंग जो है ना एसिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर इधर एसिलरेट करेगा तो सस्पेंशन पॉइंट का एसिलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा होगा आपको। ये इधर एसिलरेट कर रहा है बॉक्स, इसका मतलब इसका सस्पेंशन पॉइंट इधर एसिलरेट किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स डिफ्लेक्ट हो जाता है। बात समझिएगा जी। अगर जो ये इधर एसिलरेट करता तो सस्पेंशन पॉइंट इधर एसिलरेट करता तो बॉक्स जो है वो वर्टिकल से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता। तो याद रखिएगा कि जिधर एसिलरेशन होगा सस्पेंशन पॉइंट का सिंपल पेंडुलम के केस में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग तो यही दिया, इफ एक्सीलरेशन ऑफ सस्पेंशन पॉइंट इज a then deflection of string in the opposite direction of acceleration of suspension point, समझ रहे होंगे, will be। अब ये है कि कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, तो ये याद रखिएगा tan इनवर्स a/g, जहाँ a क्या है जी एक्सीलरेशन ऑफ सस्पेंशन पॉइंट। ये सब है जो कि हम लोग न्यूटन्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी का यूज सर्कुलर मोशन में करेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया है कि कोई कार सर्कुलर पाथ पर चलेगा, तो कोई कार अगर सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो कार के हर पॉइंट का सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन v²/r होगा। तो अगर आप कार के सेलिंग से एक सस्पेंशन, कार के सेलिंग से एक बॉब को लटका दीजिएगा स्ट्रिंग से, तो कार चल रहा है सर्किल में, तो कार के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा सेंटर के तरफ v²/r। इसका मतलब जो उससे लटका हुआ है पेंडुलम, उसका सस्पेंशन पॉइंट का एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ v²/r है, तो ये वाला जो है सस्पेंशन पॉइंट के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा होगा, मतलब स्ट्रिंग अगर लटका दीजिएगा तो वो डिफ्लेक्ट जो है उस सर्किल के सेंटर के तरफ नहीं होगा, उल्टा होगा। रीजन कार के पॉइंट का एक्सीलरेशन है किधर, सर्किल के सेंटर के तरफ v²/r। तो स्ट्रिंग जो होता है सस्पेंशन पॉइंट का जिधर एक्सीलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो वही यहाँ लिखा गया है कि कोई कार सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो कार के सभी पार्ट का एक्सीलरेशन सर्किल के सेंटर के तरफ a = v²/r के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि अगर कार के सेलिंग से एक पेंडुलम लगा दिया जाए तो पेंडुलम के सस्पेंशन पॉइंट का एक्सीलरेशन, पेंडुलम के
सस्पेंशन पॉइंट का एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ होगा, इसका मतलब ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, मैंने सेंटर से दूर डिफ्लेक्ट होगा। अब कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, तो हम लोग जो याद किए थे कि थीटा का वैल्यू tan इनवर्स a/g होता है, जहां a सस्पेंशन पॉइंट का एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर सस्पेंशन पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या है, तो v²/r। समझ में आ रहा है ना। तो इस ढंग का क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, तो आपको ध्यान आ जाए। जब पहले से याद रखना चाहिए कि कोई गाड़ी जब सर्किल में चलता है उसमें एक कोई पेंडुलम को लटका दीजिएगा तो सर्किल के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। और tan थीटा का वैल्यू हो जाता है थीटा का वैल्यू आता है tan इनवर्स a/g, और a के जगह पर v²/r हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो दिया है जी कि a platform is rotating with angular velocity इतना, at what maximum distance from center a block is placed on the rotating platform such that block doesn't slip on the platform। बात समझिएगा, ये क्वेश्चन हम क्यों दिए हैं ये हम बताना चाह रहे हैं। पहले देखो एक चीज ध्यान देना छोटू, रोड रेस्ट में रहेगा और इस पर कोई बॉडी चलेगा या कोई बॉडी जो है उस सरफेस पर रगड़ा नहीं रहा है, आई रोटेट हो रहा है, तो दोनों में एक ही फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। एक बार फिर से ध्यान देना, सरफेस रेस्ट में और बॉडी सर्किल में चलेगा उस पर, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल रोड पर साइकिलिस्ट चलता है, वही एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सरफेस रेस्ट में और कोई बॉडी जो है उस पर सर्किल में चलेगा, या बॉडी जो है उस सरफेस पर स्लाइड नहीं कर रहा, रखा हुआ है, अब वो सरफेस है जो कि घूम रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन में फॉर्मूला एक ही लगाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात बताने के लिए ये एग्जांपल दिया गया। तो समझना, कह रहा है कि ये प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 6 रेडियन पर सेकेंड। At what maximum distance from center a block is placed on the rotating platform such that block does not slip on the platform। मैं बोल रहा है कि ये नहीं कि प्लेटफॉर्म रुककर है, ये सर्किल में चला है, तो उसका फॉर्मूला पढ़े ही थे कि Vmax का वैल्यू √μsRG हो जाता है। यहाँ बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म पर ये रखा है ब्लॉक, इसके बाद घूम रहा होगा, तो घूम ऐसे घूम रहा है, ये वाला मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो है वो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है इस प्लेटफॉर्म पर, और ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि मैक्सिमम कितना दूरी पर रखें कि वो स्लाइड नहीं करे। तो जब तक स्लाइड नहीं करेगा और ये वाला घूमेगा तो इसमें तुम ऐसा भी मान सकते हो कि ये रेस्ट में है और वो भी स्पीड से चल रहा है, बात एक ही हो जाता है। पता नहीं बात पहुंचा कि नहीं, एक बार फिर से। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि सरफेस रेस्ट में था, साइकिलिस्ट उस पर चल रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं ना कि साइकिलिस्ट उस पर रुक जाए या कोई बॉडी उस पर रुक जाए, अब प्लेटफॉर्म में घूमने लगे, मैं वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ घूम रहा है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में दोनों में फॉर्मूला एक ही तुम लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म घूम रहा है और उस पर ही रखल है, तो हम इसको उस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं कि ये रेस्ट में है और ये वाला घूम रहा है, तो दोनों में एक के आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर जो प्लेटफॉर्म रुक रहता है, साइकिलिस्ट घूमता तो Vmax का वैल्यू कितना होता है √μsRG, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ये बता रहे हैं। तो Vmax का वैल्यू हो जाएगा √μsRG, और जो Vmax होगा वो ओमेगा इंटू r के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ओमेगा निकालना है, तो Vmax जो है वो ओमेगा इंटू r के बराबर है। Vmax को √μs इंटू r। हॉरिजॉन्टल रोड पर कोई साइकिलिस्ट घूमता है तो बताया था आपको कि इतना होता है। तो आप बात समझ रहे होंगे, यहाँ से डील करिएगा कि ये चला है। ये हम रिलेट करने का प्रयास किए, पता नहीं पता चला कि नहीं, लेकिन आपको ये जो ट्रिक बताए हैं ना कि ये रुकल रहे, इस पर कोई साइकिलिस्ट या ब्लॉक चले, या ये इस पर रहे, मैंने रगड़ नहीं हुआ, ये घूमे, तो दोनों सिचुएशन में एक फॉर्मूला लगा करके बनाया जा सकता है। अच्छा, इसको फ्रिक्शन में एक रिजल्ट याद करवाए थे ना, उसके हेल्प से ही बना सकते हो। बात समझना जी, वहां क्या बताया गया था कि एक ब्लॉक है या कोई भी चीज है जो कि रफ सरफेस पर है, तो इस सरफेस का मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन हो कि दोनों साथ साथ चले, मतलब रगड़ नहीं हो। तो आपको याद करवाए थे कि Amax का वैल्यू μs इंटू g के बराबर होगा, तब तक वो साथ साथ चलेगा, बताए थे ना। अब इस बात को यहाँ पर लिंक करने का प्रयास करिएगा।
कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो घूम रहा है। तो जब प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो प्लेटफॉर्म के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर अंदर के तरफ है। अब इसको आप यहाँ पर रख दिए, अब प्लेटफॉर्म है जो कि घूम रहा है, तो ये जिस पर रखा हुआ है उस पॉइंट का, उस सरफेस का एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर जो है किधर सेंटर के तरफ, वो अगर मैक्सिमम होगा म्यू एस इंटू जी के बराबर, तब तक तो ये दोनों साथ चलेगा। रिलेट करना, अरे ऐसे खींच दिए तो तुमको सरफेस बाय एक्सीलरेटेड दिखता है, लेकिन अगर इसको तुम घुमा दोगे तो घुमा भी दोगे तो सर्किल में चलेगा, तो इसका एक्सीलरेशन सरफेस का एक्सीलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर तो होगा ना सेंटर के तरफ जी। तो अगर तुम इसको रिलेट करो उससे, तो ओमेगा से घुमाए हुए हो तो सरफेस का जहां पर ही रखा हुआ है ब्लॉक, उसका जहां पर ब्लॉक रखा हुआ उसका एक्सीलरेशन सरफेस का कितना है इस डायरेक्शन में, तो ओमेगा स्क्वायर आर वो अगर म्यू एस इंटू जी के बराबर है तब तक स्लाइड नहीं करेगा, उससे ज्यादा होगा तो स्लाइड करेगा। तो वही बोला गया है कि साथ रहे कब, जब जो ओमेगा स्क्वायर आर एक्सीलरेशन है एम एक्स वो बराबर होगा म्यू एस इंटू जी के, तब तक वो साथ रहेगा। तो ऐसे भी करके बना सकते हो। ये हम बताए ना उस बात को रिलेट करने के लिए कि भाई प्लेटफॉर्म रुकल है आपको इस पर चले, या ये प्लेटफॉर्म पर रुकल है आप प्लेटफॉर्म घूमे, दोनों सिचुएशन में सेम फॉर्मूला लग जाता है। तो पता नहीं आप तक बात कहाँ तक पहुंचा, हम कोशिश किए कि दिखा दें, हो सकता है इस ढंग का क्वेश्चन आया आप में, ठीक है, क्योंकि इस पर रख करके खींचिएगा, ठीक है। तो एम एक्स जो है म्यू एस इंटू जी के बराबर हो सकता है जब तक वो साथ चलेगा। तो ये बताने के बाद नीट में आया है, क्योंकि हम जान रहे थे कि उसको पूछेगा, दूसरे एग्जाम में पूछे हुए था। ठीक उसी ढंग से जो पहले दे देता था आपको एक्सीलरेशन, अब क्या है सर्किल में घुमा देगा तो ओमेगा स्क्वायर आर खुद ब खुद इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा सरफेस का, तो लिंक करके पूछ सकता है। पता नहीं कितना आपको बात पता चला, हम अपने तरफ से इसको बताने